हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए, ये एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन दिया था कल। बहुत सिंपल है, तो आपको ये देखना है कि जस्ट मिनट है ना, ये हैंग हो गया शायद। ओके, इट इज बैक। आपको ये देखना है कि log x बेस ई कब इंटीजर होगा, है ना। कब ये इंटीजर होगा? जब x का वैल्यू e टू द पावर इंटीजर होगा। सिंपल सी बात है। तो मतलब एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द टाइप x इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीजर। इंटीजर मतलब ठीक है, यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स में दैट इज ई की पावर में 0, ई की पावर में 1, ई की पावर में 2, ई की पावर में 3, और ऑल्सो नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ई की पावर -1, ई की पावर में -2, ई की पावर में -3 एंड सो ऑन। इन सारे पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूस होगा। बस आपको यही चेक करना होता है कि कौन कौन से इंटीग्रल पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूस होगा। अब यहाँ पर कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं है, आपको ये बस फॉर ऑल हाँ, फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन पूछा है ना, तो मतलब दुनिया भर के सारे एक्स की बात करी जा रही है। तो देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी बाउंड्री पॉइंट। तो यहाँ पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए। सो लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड। मैंने आपको 5 sin x करके क्वेश्चन दिया था ना कल। हाँ, हो गया ये तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। सीधे लिखते थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। वेरी इजी इजी, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है। थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। सो होपफुली दिस विल बी द लास्ट लेक्चर। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो भी खत्म हो जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, डोंट ट्राई टू प्रूव मी रॉन्ग। तो आप लोगों को डाउट्स आएंगे तो पूछना ज़रूर। चलिए, तो अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर अपन चाहे तो कर सकते हैं, बाद में करेंगे। लिखो एफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इसके बाद थ्योरम कर लेंगे, मतलब पहले ये कर लेते हैं। इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई, फॉर ऑल एक्स एंड वाई, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। डरना मत, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, थोड़ा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, तो अपने को इसको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। वेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड limit g of x tending to 0 exist. Prove that f of x is continuous for all x. f of x is continuous for all x. ठीक है, क्वेश्चन लिखिए तो सही, फिर अपन इसको समझते हैं। क्या बोला? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इस तरीके से कुछ दिया हुआ है ना, सारे एक्स और वाई के लिए ऐसा ऐसा रहेगा। फिर एफ ऑफ एक्स आपको कुछ अजीब तरीके से डिफाइन करा, फिर लिमिट बोल दिया है जी एक्स का, फिर लिमिट कैपिटल जी एक्स का एग्जिस्ट करता है। ना प्रूव दैट ब्ला ब्ला ब्ला। लुक्स डेंजरस राइट? थोड़ा सा खतरनाक तो नजर आ रहा है। लिखिए एंड गिव इट अ ट्राई। छोड़, थोड़ा सा सोचिए बस। सॉल्व हो या ना हो, दैट इज नॉट एन इशू। बस सोचो पहले एक बार कि क्या दिया हुआ है और अपन क्या क्या इसमें गैदर कर सकते हैं। एक मिनट। अच्छा, अमर बोल रहा है कि एफ एक्स ई की पावर एक्स होगा। सही सोच रहे हो आप? ई की पावर एक्स या फिर ई की पावर एक्स टाइप का, ए की पावर एक्स टाइप का हो सकता है। ठीक है,
देखो क्या होता है ना, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब आप कर रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, करो 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 करो। बच्चे बोल रहे हैं कि सर ट्राई करने दो। 2 मिनट सोच लो बस। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आप पॉज कर लो, ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप प्ले कर लेना। अच्छा, देखो ये हो ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको मॉड्यूल में थोड़े बहुत मिलेंगे तो आप परेशान हो सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये करवाना सही समझा। सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर है ना आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की कुछ अजीब सी डेफिनेशन दी है। इसको देख के डरो मत। क्या दिया है भाई? ये यही कह रहा है ना कि अगर अंदर आपने एक्स और वाई डाला है ना, तो बाहर क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बन के आ जाएगा। सॉरी, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बन के आ जाएगा। सही बात है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बन के आ जाएगा। मतलब अंदर आप जो भी नंबर डालोगे उसका फंक्शनल प्रोडक्ट आ जाएगा बाहर, जो भी दो नंबर्स डालोगे। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। और आपको प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस कब होता है? कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? जब उस फंक्शन का किसी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, और वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो। अब मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ? एनी रैंडम पॉइंट एक्स। अपन तो एक्स इज इक्वल टू ए की बात करते हैं, राइट? कोई भी रैंडम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए की बात करते हैं। लेकिन हम किसकी बात कर लेते हैं? कोई भी रैंडम पॉइंट की बात कर लो, या तो ए की बात कर लो या तो एक्स ही रहने दो। तो मैंने कोई रैंडम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स की बात कर ली। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स पर, राइट हैंड लिमिट एक्स पर और फंक्शनल वैल्यू एक्स पर, ये तीनों बराबर होनी चाहिए। सही बात है। आपको फड़फड़ाहट हो रही तो एक्स की जगह ए रख के देख लो, सेम आंसर आएगा। चिंता करने की बात नहीं है। तो आप है ना इस चीज का ध्यान रखिए यहाँ पे कि टू प्रूव दैट, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप क्या करिए, और आपको प्रूव करना है बेसिकली। एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा ट्रू फॉल्स। बट अपन देखते हैं टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज continuous for all x belonging to real number, for all x, है ना, for all x belonging to the domain या फिर real number whatever it is। आप ये प्रूव कर दो, जस्ट प्रूव दैट कि जो पॉइंट है x, कोई भी एक पॉइंट है x, है ना, उस पर राइट हैंड लिमिट, उस पर राइट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर है। बस इतना प्रूव कर दो, बस इतना प्रूफ कर दो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो होगा वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगा। अब आप बोलोगे कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट भी प्रूफ कर दो। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी प्रूफ कर सकते हैं अपन, बिल्कुल। यू कैन ऑल्सो प्रूव दैट दिस इज इन टर्म इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब एक्स माइनस एच, एक्स टेंडिंग टू जीरो। बट मैं आपको ना एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपने राइट हैंड लिमिट प्रूव कर दिया ना कि फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। ये चीज हमको समझ में नहीं आती एक बार में, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पर अगर लिखते हो आप लफड़ा वन प्लस लफड़ा टू, तो कुछ रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट जो है एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच करोगे, तो अगर वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया ना, तो अपने आप सोच सकते हो कि एफ ऑफ एक्स माइनस एच भी एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। क्योंकि क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, एच की जगह माइनस एच ही तो डाल रहे हो। अगर एच से रिजल्ट आ जा रहा है तो माइनस एच डालने से भी आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर कुछ और नंबर भी डालते हो, कद्दू भी डाल दोगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा, है ना। लेकिन ये चीज़ अपन जब सॉल्व करेंगे तभी फील होगी। तो अभी फिलहाल मैं बस इतना फोकस करूंगा कि राइट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाए। इज दैट ओके? तो मतलब मेरा बस ये प्रूव करने का है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब कोई पॉइंट है अपने पास एक्स, उससे अपन एच डिस्टेंस आगे चले गए, तो उसको कहेंगे अपन राइट हैंड लिमिट। दिस शुड बी सेम एज फंक्शनल वैल्यू, जो उस पॉइंट एक्स पर फंक्शनल वैल्यू आएगा उसके बराबर। तो ये कोई भी जनरल पॉइंट के लिए प्रूव हो गया, कोई भी जनरल पॉइंट एक्स के लिए ही प्रूव हो गया। अब जरूरी थोड़ी कि एक्स की जगह आपको टू ही रखना है या थ्री ही रखना है या ए ही रखना है या बी रखना है। इट्स अननेसेसरी, आप कोई भी पॉइंट रखो। सो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं,
कि एफ ऑफ एक्स प्लस, अब देखो लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच बोलो, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच बोलो, या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस एच बोलो, मतलब जो एक्स से थोड़ा सा आगे, एक्स का राइट नेबरहुड, अगर ये पॉइंट एक्स है तो उसका राइट नेबरहुड क्या होगा, एक्स प्लस एच। तो जो एक्स पर वैल्यू आ रहा है वो एक्स प्लस एच पर वैल्यू जो आ रहा है उसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों पर वैल्यूज बराबर होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिमिट निकालने से बेहतर है हम यहाँ पे वैल्यू ही निकाल देंगे, ठीक है। निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि अगर अपन ने फंक्शन के अंदर एक्स प्लस वाई डाला तो बाहर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आ जाएगा। मतलब अगर फंक्शन के अंदर आपने मसाला वन प्लस मसाला टू डाला तो उन्हीं का फंक्शनल वैल्यू ऑफ मसाला वन इंटू फंक्शनल वैल्यू ऑफ मसाला टू आ जाएगा, ठीक है। और आपने यहाँ पर क्या डाला है, फंक्शन के अंदर एक एक्स डाला है और एक एच डाला है, तो बाहर क्या आ जाना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच आ जाना चाहिए। अब मुझे किसी भी तरह ये प्रूव करना है कि ये वाला जो वैल्यू आ रहा है ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं बोल दूंगा कि फंक्शनल कंटिन्यूस है, मतलब एटलीस्ट राइट हैंड लिमिट तो बराबर है। फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट खुद से कर सकते हो, इनफैक्ट उसको करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए भाई देखते हैं, इसमें तो काफी दिमाग खर्च हो रहा है, लेकिन अब आपको कैलकुलेशन करना है सिर्फ। ओके। अच्छा, एफ ऑफ एक्स के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ तो डेड एंड आ गया, अपन को तो पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि एफ ऑफ एक्स ये होता है। ओहो हो, मतलब वन प्लस जी एक्स इंटू जी एक्स। अब जी एक्स कैपिटल और स्मॉल अलग अलग है, कोई बात नहीं। एफ ऑफ एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, वन प्लस स्मॉल जी एक्स इंटू कैपिटल जी एक्स। और एफ ऑफ एच को क्या लिख सकते हैं अपन, सेम लॉजिक से, देखो ना, जो भी इनपुट होता है वन प्लस जी ऑफ दैट इनपुट इंटू जी ऑफ दैट इनपुट। तो अभी इनपुट एच है तो यहाँ पे जी एच और कैपिटल जी एच आ जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, वन प्लस स्मॉल जी ऑफ एच और कैपिटल जी ऑफ एच। प्लीज लिखिए यहाँ तक। ये तो है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि अपने को ये प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच दोबारा एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, है ना। दोबारा से एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया तो अपन बोल देंगे कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू। किसी पॉइंट एक्स पर राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट एक्स पर फंक्शनल वैल्यू बराबर है, हो गया अपना काम। चलिए, तो ये तो वन प्लस जी ऑफ एक्स इंटू कैपिटल जी ऑफ एक्स, इसके साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया नहीं, लेकिन इसके साथ कुछ कुछ किया जा सकता है। क्या लिखा है, जी ऑफ एच। सर आरएचएस में एफ ऑफ एक्स को वैसे ही रखो, आरएचएस में एफ ऑफ एक्स को वैसे ही रखो। सही कह रहे हो वैसे आप। अब आपने जो कहा है उसको मैं लास्ट स्टेप में कर दूंगा, एक्सपैंड मत करो, कोई बात नहीं। आपने जो कहा है वो मैं समझ गया, आपकी भावनाओं को समझ गया, मैं फिर से उसको श्रिंक कर दूंगा आखिरी स्टेप में, ठीक है। अभी लेट हो गया ना, मैं मिटाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बट आप जो बोल रहे हो मैं समझ गया हूँ। जी ऑफ एच देखिए क्या है, जी ऑफ एच मतलब क्या है, व्हाट इज जी ऑफ एच, जीरो के राइट पर जो वैल्यू आ रहा है जी का, देखते हैं अपन। आपको दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो इज जीरो, मतलब जीरो के राइट पर भी वैल्यू जीरो रहा होगा और लेफ्ट पर भी वैल्यू जीरो रहा होगा। नहीं आया समझ में। अबे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिमिट जो है जीरो पर वो जीरो है, तो राइट पर भी और लेफ्ट पर भी जीरो ही आंसर आ रहा होगा ना, तो ये वाला वैल्यू डेफिनेटली जीरो आ रहा होगा। और कैपिटल ऑफ जी ऑफ जीरो, जीरो पर जी ऑफ एच की लिमिट, मतलब जीरो पर लिमिट जी ऑफ एक्स की एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये कुछ फाइनाइट नंबर है, दिस इज सम फाइनाइट नंबर। और जीरो इंटू फाइनाइट हम सब जानते हैं कि वन जीरो होता है, और वन प्लस जीरो ये पूरा वन आ जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली, अच्छा जैसे कि विवेक कह रहा था कि सर इसको एफ ऑफ एक्स ही रहने दो, कोई बात नहीं, इसको एफ ऑफ एक्स लिख दिया मैंने इंटू वन। तो मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच दोबारा से एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। मतलब कोई पॉइंट एक्स है, कोई पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू एक्स, उस पर, उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर है। अब बारी आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करने की, आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक कर लो, ठीक है। अच्छा देखो, मैंने एक्स इज इक्वल टू एक्स लिया है, आपको अगर फड़फड़ाहट हो रही तो आप एक्स इज इक्वल टू ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिंदास ए ले लो, कोई आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो वो कोई भी एक जनरल पॉइंट ए कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको जनरल पॉइंट प्रूव करना था, इस कारण मैंने उसको एक्स ले लिया है, थोड़ा सा वो अच्छा दिखता है। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है तो कर लो, लिमिट एक्स, सॉरी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट भी किसी पॉइंट एक्स पर निकाल रहे अपन, तो एक्स के लेफ्ट पड़ोसी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच, और एक्स पर फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स।
अगर ये प्रूव हो गया, जस्ट प्रूव दैट दिस, ये प्रूव करना है आपको। कोई बात नहीं, आप फंक्शनल वैल्यू निकाल लो x माइनस एच पर, और वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आनी चाहिए। कर लोगे ना ये तो, अपने को पता है एफ ऑफ एक्स क्या फॉलो करता है। अंदर जो भी नंबर डालोगे, अंदर जो भी नंबर डालोगे एक्स प्लस वाई, उसी का फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आ जाएगा। मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यहाँ पे क्या है, माइनस एच, यहाँ पे एक्स प्लस माइनस एच, ऐसा आप इमेजिन करें। ठीक है, ओके, नाइस, वेरी नाइस। तो इसको चलो इस बार अपन एफ ऑफ एक्स ही रहने देते हैं। गलतियों से ही सीखता है इंसान, राइट? गलतियां नहीं थी वो, बट जो आप कह रहे थे वो मैं समझ रहा हूँ और उससे फायदा हो रहा है अपने को। एफ ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा देखते हैं। एफ ऑफ एनीथिंग, एफ ऑफ लफड़ा इज वन प्लस जी लफड़ा इंटू जी लफड़ा। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एच इज वन प्लस जी माइनस एच इंटू कैपिटल जी माइनस एच। चलेगा क्या? और हमें पता है कि ये जो जी ऑफ जी की लिमिट है जीरो के, जीरो पर, वो जीरो है, और ये फाइनाइट है। तो जीरो इंटू फाइनाइट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और वन प्लस जीरो ये पूरा वन आ जाएगा, और वन इंटू एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा बस। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच भी अपने पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो अपन क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो कोई भी रैंडम पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट एक्स पर, हमेशा आप देखोगे कि राइट हैंड लिमिट किसी भी पॉइंट पर, एक्स की जगह कुछ भी डाल दो, वन डाल दो, टू डाल दो, 1.1 डाल दो, 1.2 डाल दो, किसी भी पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू हमेशा बराबर है। तो आप क्या बोल दोगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। देयरफॉर, या ऐसे लिख लो, चलो अच्छे से लिख लेते हैं अंग्रेजी में, सिंस एट एनी जनरल पॉइंट एक्स, एट एनी जनरल पॉइंट x is equal to x, right hand limit is equal to left hand limit is equal to functional value at that point। तो आप क्या बोल दोगे, therefore the function is continuous, therefore f of x is continuous for all x belonging to the domain of the function। मैं r नहीं लिख रहा हूँ, एक्चुअली आपको डोमेन में ही करना है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। हमको ऑल रियल नंबर के लिए नहीं बोला है कंटिन्यूस, फॉर ऑल एक्स बोला है। तो मतलब डोमेन के अंदर ही अंदर ये हर बार कंटिन्यूस है, ये प्रूव करना था, कर दिया अपन। डोमेन के अंदर आप कोई भी एक्स ले लो, उस पर हमेशा ये कंटिन्यूस ही कहलाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो घबराना नहीं है अपने को, आपको कोई भी जनरल पॉइंट लेना है और फिर उसके बाद प्रोसीड करना है। थोड़ा थेरेटिकल चलेगा अभी लेक्चर, बिकॉज मैं आपको थेरम्स बताने वाला हूँ। लिखिए थेरम्स ऑन कंटिन्यूटी, काफ़ी ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है बट थेरेटिकल है, तो थोड़ा आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लोगे। सबसे पहले मैं हिंदी में समझाऊंगा और अंग्रेजी में लिखूंगा, ठीक है? तो हिंदी में समझ लेते पहले, सुनना मेरी बात ध्यान से। कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसी पॉइंट एक्स टेंडिंग टू ए पर कंटिन्यूस है, और जी ऑफ एक्स भी उसी पॉइंट एक्स टेंडिंग टू ए पर कंटिन्यूस है। अगर ये फंक्शन ए पर कंटिन्यूस है, ए पर कंटिन्यूस होने का मतलब समझते हो ना आप, ए के अड़ोस पड़ोस का वैल्यू बराबर है और फंक्शनल वैल्यू भी बराबर है, तो कंटिन्यूस है। और सेम ये भी, जी भी सेम पॉइंट ए पर कंटिन्यूस है, तो इन दोनों का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन, ये भी कंटिन्यूस होगा। अगर ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, तो इनका सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन कंटिन्यूस होगा। किस पॉइंट पर, ए पर। याद रहेगा, आसान है, प्रूफ भी कर दूंगा मैं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है वैसे, मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा। तो थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो लिखिए, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस फंक्शन। या ऐसे लिखते, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर बोथ कंटिन्यूस at x is equal to a, then their sum, difference, product and quotient are also continuous at x is equal to a। ठीक है,
लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है। देखिए हाउएवर, मतलब आप जब क्वेश्चन की बात करोगे ना एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो इसमें ध्यान रखना है कि ये कंटिन्यूस रहेगा लेकिन इसका डिनोमिनेटर ए पर जीरो नहीं होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए ओनली इफ जी ऑफ ए, मतलब ए पर जी का वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगला देखेंगे हम, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, मतलब एक कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर, तो क्या होगा? ठीक है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है। अच्छा, मैं आपको ऊपर वाले का प्रूफ बताना जो है वो भूल गया हूँ, बता देता हूँ। प्रूफ बताने की ऐसी कुछ खास जरूरत नहीं है, अपन ओरली उसको समझेंगे, ठीक है। अच्छा, लिखना छोड़ दो प्लीज, स्टॉप राइटिंग। देखिए एफ ऑफ एक्स, ए पर बात हो रही, मान लो कि ए पर इसकी लिमिट है एल और इसकी लिमिट है एम, सही बात है। तो जब अपन दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर दोबारा से ए पर लिमिट कैलकुलेट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? एल प्लस एम, यस और नो? क्योंकि यार इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों की दोनों एल थी और फंक्शनल वैल्यू भी एल है, और इसकी भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शनल वैल्यू एम फॉर मंकी है। तो जब अपन दोनों को ऐड कर देंगे, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को, और ऐड करने के बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो क्या आएगी? एफ ऑफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी खुद की आएगी मतलब एल, जी ऑफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी खुद की आएगी मतलब एम। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो भी दोनों की एल प्लस एम आएगी, और फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे वो भी एल प्लस एम आएगी। तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, मान लो ये कोई दूसरा फंक्शन है एच ऑफ एक्स, देख रहे हो, तो उसका भी एच ऑफ एक्स का भी ए पर, एक्सटेंडिंग टू ए पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर आ रहे हैं। सेम विल हैपन विद डिफरेंस, एल माइनस एम आ जाएगा। सेम विल हैपन विद प्रोडक्ट, एल इंटू एम आ जाएगा, है ना। और सेम विल हैपन विद कोशेंट, एल अपॉन एम आ जाएगा। प्रूफ करने का कुछ इसमें है नहीं, आपको बस ये खुद से ही समझना है। यस, ओके। अब अगर एक कंटिन्यूस है ए पर और एक डिसकंटिन्यूस है ए पर, तो पता है क्या होगा आपको? कोई गेस कर सकता है? सोचो, एनीवन। एक कंटिन्यूस है ए पर, मतलब उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, और एक डिसकंटिन्यूस है मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा सोच सकते हो आप लोग? देन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, जो प्लस और माइनस वाला है ना, वो तो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस होगा, इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अगर एक कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है तो दोनों का सम डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस होगा, दोनों का डिफरेंस डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस होगा। बट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स मतलब प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट और उनका क्वोशिएंट। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, आपने सिंगेज अगर सॉल्व किया होगा ना, तो आपको एक क्वेश्चन उसमें मिला होगा स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चनों में, है ना। आपको एक क्वेश्चन जरूर मिला होगा जिसमें आपको पूछा गया होगा सेम चीज थेरेटिकली, सेम चीज थेरेटिकली पूछी गई थी फॉर लिमिट्स, कि एक एग्जिस्ट करती है दूसरी करती है, तो उनका प्रोडक्ट या क्वेश्चन के बारे में कोई क्वेश्चन था। तो उसमें ऑप्शन नंबर याद नहीं मुझे, लेकिन ये वाला ऑप्शन रहा होगा उसमें, कि फर्क नहीं पड़ता है, लिमिट एग्जिस्ट करे दोनों तरफ नहीं करे, तो प्रोडक्ट और क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने आपको क्लास में समझाया भी था, ठीक है ना। आप में से किसी एक ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा था, तो इसलिए मुझे याद भी है। तो फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी प्रोडक्ट और क्वेश्चन को, बट प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ दिस फंक्शन में, अच्छा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। इस डिसकंटिन्यूस यहाँ पे प्लीज लिख लेना एट एक्स इज इक्वल टू ए। देन
एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स या माइनस जी ऑफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, बट दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का क्वोशिएंट मे और मे नॉट, may or may not be discontinuous at x is equal to a। ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस और जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। जी ऑफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूस है ए पर, और एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है, एक कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है। तो उनका प्रोडक्ट ना हो सकता है कि कंटिन्यूस हो और हो भी सकता है कि डिसकंटिन्यूस। ये प्रोडक्ट और क्वोशिएंट में थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ता है। ठीक है, लिख लो यहां तक। अच्छा, अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूस हुए, कभी किसी ने सोचा ये चीज, अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूस हो तो क्या होगा? इफ बोथ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। देखते हैं, एट एट सब्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यूअस होगा। मैं आपको गलत प्रूफ कर दूं अभी, मैं आपको तुरंत गलत प्रूफ कर देता हूं। देखो, हर कोई प्लीज आगे देखिए, मैं बात कर रहा हूं एक्स इज इक्वल टू ए पर, एफ ऑफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, यस और नो? एक्स इज इक्वल टू ए पर जी ऑफ एक्स जो है वो भी डिसकंटिन्यूअस है, दोनों डिसकंटिन्यूअस है। मैंने कलर इसलिए थोड़ा डिफरेंट चूज करा है ताकि मेरे को फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना समझ में आए। आई विल यूज ऑरेंज हियर। एफ ऑफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस है और जी ऑफ एक्स भी डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है आपको पता है? कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगी, इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी भी राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगी। अच्छा, और फंक्शनल वैल्यू जो है दैट डिपेंड्स। अब मान लो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 2 है और इसकी राइट हैंड लिमिट 3 है, यस और नो? और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट में मान लेता हूँ 3 है और राइट हैंड लिमिट 2 मान लेता हूँ। अब अगर मैं सम करता हूँ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का सम करता हूं मैं, तो अब आप मेरे को बता दीजिए ए पर दोनों का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो एफ ऑफ एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट अपने को पता है 2, है ना? तो मैं एल एच एल निकाल लेता हूँ दोनों का। एफ ऑफ एक्स का, सॉरी ऐसे लिखते हैं ना अपन, एफ ऑफ एक्स का एल एच एल कितना है 2, जी ऑफ एक्स का एल एच एल कितना है 3, सम कितना आ गया 5। ओहो हो, फिर राइट हैंड लिमिट देखते हैं दोनों का, तो एफ ऑफ एक्स का राइट हैंड लिमिट कितना है 3 और जी ऑफ एक्स का राइट हैंड लिमिट कितना है 2, सम 5 आ गया। जोड़ने पर तो अब देख रहे हो ये दोनों, ये डिसकंटिन्यूस था ये डिसकंटिन्यूस था, लेकिन जोड़ने पर दोनों का लिमिट बराबर आ गया है। और फंक्शनल वैल्यू तो बराबर कैसे भी की जा सकती है, यू कैन ऑलवेज डिजाइन अ फंक्शन इन सच अ मैनर कि उनका फंक्शनल वैल्यू भी 5 आ जाए। मान लो एफ ऑफ एक्स का जो ए पर वैल्यू था, एफ ऑफ ए था, दैट वाज लेट अस से 2, क्या दिक्कत है? और जी ऑफ ए पर जो एग्जैक्ट वैल्यू था ये मान लो 3 है। तो ए पर फंक्शनल वैल्यू अब निकालना चाहोगे अगर आप, तो एफ ऑफ ए कितना है 2, जी ऑफ ए कितना है 3। लो भाई, फंक्शनल वैल्यू भी मैं इक्वल ला सकता हूँ। तो मतलब अगर दोनों डिसकंटिन्यूस है तो फिर तो आप हाथ खड़े कर दो, फिर तो भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो वैसे ही धोखेबाज थे, अब यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, तो दोनों अगर डिसकंटिन्यूस हुए तो यू कैन नॉट कमेंट एनीथिंग, है ना? आप नहीं बोल सकते, आपको रटना नहीं है ये चीज। देखो मैंने हाल की हाल आपको एक ऐसा एग्जांपल बता दिया कि भाई जोड़ने पे और घटाने पे हो सकता है कि जोड़ने के बाद लिमिट बराबर हो जाए और फंक्शनल वैल्यू बराबर हो जाए। गेटिंग द पॉइंट? तो आप चाहो तो ये वाला एग्जांपल लिख सकते हो, लेकिन पहले अंग्रेजी में कुछ कुछ अपन लिख लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट अपन लिखेंगे, इफ बोथ फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, if both functions f of x and g of x are discontinuous at x is equal to a, then nothing can be said about, या ऐसा लिख लो, then the functions obtained by, then the functions obtained by algebraic operation, any algebraic operation,
एनी एल्जेब्रिक, अरे यार, algebraic operations of f of x and g of x may or may not be continuous at x is equal to a. May or may not be continuous at x is equal to a. शांति रखो बेटे, पहले लिख लो आप, और फिर ये नीचे वाला जो एग्जांपल है ना उसको भी आप लिख लो। ऑल्दो ये बहुत कन्वेंशनल नहीं है लेकिन काफी आई ओपनर है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, हाँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसा लिख लो आप एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा, सेम चीज में सब्ट्रैक्शन के साथ भी आई कैन डिजाइन अ फंक्शन इन सच अ मैनर कि वो दोनों डिसकंटिन्यूस है लेकिन दोनों का डिफरेंस जो है वो कंटिन्यूस हो जाए। ठीक है, मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको। राइट डाउन एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1 लिखिए। मान लो एफ ऑफ एक्स जो है वो जी आई एफ एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, और जी ऑफ एक्स जो है उसको अपन ले लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और आप क्या करो, ये फंक्शन जो देखो ये डिसकंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। मैं शॉर्ट में लिख दूँ डिसकंटिन्यूस को, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, कोई भी इंटीजर ले लो आप, 2 लेना तो 2 ले लो, मेरी मर्जी यार, मैंने 1 ले लिया। ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्यों भाई? क्योंकि ये भी इंटीजर पर टूटता है, 1 के पहले ही कुछ और होगा, 1 के बाद ही कुछ और होगा। अगर आप 1 प्लस एच रखते हो 1.00001, तो ये 0.00000 वैल्यू लेगा, और 0.999999 रखते हो तो इसका आंसर 0.999999 आएगा। ओके, आपको तो ग्राफ भी पता है इसका, है ना? आपको ग्राफ पता है, तीर वाले ग्राफ होते हैं। देख लो ये 1 पर इसका ग्राफ जो है वो ब्रेक हो रहा है, जंप डिसकंटिन्यूटी है इस पे 1 पे। इनफैक्ट सारे इंटीजर पे जंप डिसकंटिन्यूटी। खैर मेरे को इतना नहीं समझाना चाहिए, आप लोग समझदार हो। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को, अब आप चेक करके बताओगे मुझे कि क्या फंक्शन बन रहा है। ब्रैकेट एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ओ माय गॉड, ये क्या होता है? ये तो एक्स हो जाता है। तो y इज इक्वल टू एक्स तो सीधी सीधी लाइन होती है, ये तो हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो 1 पर अब ये कंटिन्यूस आ गया, ये डिसकंटिन्यूस था, ये डिसकंटिन्यूस था, लेकिन इन दोनों का एडिशन करा तो वो कंटिन्यूस आ गया। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? तो दिस इज नाउ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, है ना? इनफैक्ट नॉट जस्ट 1, ये तो अब सारे पॉइंट पर कंटिन्यूस है। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए मेरे साथ। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2 पाई, ये एक फंक्शन है, आपको कहा जा रहा है कि दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, एंड जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया जा रहा है ब्रैकेट ऑफ एक्स, ये कहा जा रहा है कि दिस इज डिसकंटिन्यूस। इनफैक्ट मैंने क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल ही लिखा है, अगला वाला एग्जाम्पल इसी का एक सेकेंड एग्जाम्पल है। मैं थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर गया, मुझे लगा वो नया क्वेश्चन है, इसी का एग्जाम्पल ही दिख रहा है आपको। तो दिस इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट आप देखोगे ना तो वो कंटिन्यूस आ जाएगा। बट
एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं तो कलर चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, अब इसको चेक करते हैं ना भाई कि जो मैंने कहा वो सही भी है या गलत है। सॉल्व करके बताओ। अरे बताऊंगा यार, कैसी बात कर रहे हो, आपको अंधेरे में थोड़ी रखूंगा मैं। 2x माइनस 1/2 इंटू पाई। देखो, दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये तो अपने को पता ही है, आप चेक कर लो ना। देखो, हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। इनफैक्ट मैं इसका फंक्शनल वैल्यू भी निकाल लूंगा 1 पे। एफ ऑफ 1 निकालिए, सबसे पहले यहाँ पे डालो ना, पुट करो 1, कितना आ रहा है 2 माइनस 1 1 1/2 पाई/2 कॉस पाई/2 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई/2 प्लस आ जाएगा, पाई/2 माइनस आ जाएगा, सॉरी। यहाँ पे डालो 1 + h, 2 इंटू 1 + h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओरली कर रहा हूँ मैं, रफ वर्क कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो 2 + 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल गिव अस 1 + 2h/2। ठीक है, फिर h को 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा सा बड़ा। हाफ से थोड़ा सा बड़ा मतलब थोड़ा सा हाफ से बड़ा, और पाई से मल्टीप्लाइड है तो पाई/2 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। बेसिकली कॉस ऑफ पाई/2 प्लस आएगा, कॉस ऑफ पाई/2 प्लस आएगा, विच विल बी अगेन 0। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, थोड़ा सा पाई/2 से छोटा आ जाएगा, है ना। अरे भाई साहब, ये वाला रेशो ऑलमोस्ट 1 से थोड़ा सा, हाफ से थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए पाई/2 से बड़ा आया, और ये पाई/2 से छोटा आएगा, क्योंकि अब बीच में माइनस आ जाएगा। ओके, तो कॉस ऑफ पाई/2 माइनस भी अप्रोक्सीमेटली 0 ही होता है, और लिमिट में कुछ अप्रोक्सीमेटली नहीं है। आंसर आ गया तो आ गया, खत्म। LHL 0, RHL 0, फंक्शनल वैल्यू 0। तो ये तो कंटिन्यूस है, दिस इज कंटिन्यूस, ये मिटा दो आप। सो दिस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। अच्छा, जी ऑफ एक्स ब्रैकेट एक्स। ओके, ये हो गया ब्रैकेट एक्स। ब्रैकेट एक्स तो भाई अपने घर की काम वाली बाई भी जानती है कि 1 पे डिसकंटिन्यूस होता है, तो वी डोंट नीड टू प्रूव इट, दिस इज डिसकंटिन्यूस। अब दोनों का एडिशन, सॉरी दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं अपने। एक्चुअली ये वाला एग्जांपल जो है ना, ये इस वाले पार्ट को ज़्यादा फॉलो कर रहा है, एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस। तो 1 कंटिन्यूस और 1 डिसकंटिन्यूस अपन चेक कर रहे हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। बताइए मुझे, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स की क्या आएगी। एफ ऑफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट इधर देखो 0, और जी ऑफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी 1 पे। 1 माइनस मतलब 0.999, 0 आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा 0। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अगर, तो यहाँ पर 1 प्लस 1.00001 का GIF 1 आएगा, और राइट हैंड लिमिट तो यहाँ पे ऑलरेडी 0, तो दिख रहा है आपको LHL RHL बराबर आ गया। और अगर अगर आप फंक्शनल वैल्यू की बात करोगे, समझ गए ना विवेक क्या गलती करी थी तुमने, चलो टाइप करके खुद ही फटाफट सही कर दी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 0 पे नहीं, 1 पे अपन चेक कर रहे हैं। एट 0 आप चेक करोगे ना, एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 पर GIF 0 आता है, बस 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो आप, आपका आंसर 0 ही आना है। तो भाई ये तो कंटिन्यूस आ गया, तो 1 कंटिन्यूस 1 डिसकंटिन्यूस वाला एग्जांपल था। ठीक है, 1 फंक्शन कंटिन्यूस और 1 फंक्शन डिसकंटिन्यूस। ठीक है, ओके आगे बढ़ते। अगला टॉपिक है अपना IVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। बस एकदम अपन चैप्टर के एकदम लास्ट लास्ट वाले टॉपिक्स में चल रहे। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या स्पेलिंग होती थ्योरम की, THEOREM। आता है भाई, ऐसा मत सोचो नहीं आता है।
इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इसको मैंने शॉर्ट में आईवीटी कहते हैं, आईवीटी। इसका क्या मतलब है वो समझेंगे अपन। ओके, आईवीटी। तो अंग्रेजी में तो मैं कुछ नहीं लिखवाने वाला भाई, अंग्रेजी तो मुझे ही नहीं आती, आपको कैसे समझाऊंगा, हिंदी में समझते हैं इसको। देखो क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन तो होना ही चाहिए भाई, तभी आप लिमिट की बात, तभी आप कंटिन्यूटी की बात कर पाओगे। अब है ना, वो फंक्शन ऐसा वैसा फंक्शन नहीं है, हम किसी इंटरवल में बात कर रहे हैं, इंटरवल ए और बी के बीच में हम अगर बात कर रहे हैं, ओके। अब उस फंक्शन में ना एक दो कंडीशंस है, हम पहले इंटरवल, कौन से इंटरवल में बात कर रहे हैं, एक्स बिलोंगिंग टू द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, और ए पर जो फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू ए पर है और फंक्शन की जो वैल्यू बी पर है, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। तो अगर नहीं है इक्वल तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेटे लिखना छोड़ दो ना, आगे देखो। हाँ, ए पर मान लो अगर ये वैल्यू है तो बी पर भी यही वैल्यू नहीं आएगा, बिकॉज क्लियरली बोल दिया है कि दे आर नॉट इक्वल। तो बी पर वैल्यू या तो इससे ज्यादा आएगा या तो इससे कम आएगा, सिंपल सी बात है ना, ज्यादा आएगा या कम आएगा, मतलब इस पॉइंट से कम आएगा। ऐसा यहाँ पे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जाना हो, मान लेता हूँ मैं ज्यादा आएगा। ओके, और एक और कंडीशन होती है इसमें कि एफ ऑफ एक्स जो होता है ना वो कंटिन्यूस होता है, एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ओके, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पर हो जाएगा एफ ऑफ बी के बराबर, ठीक है। अब फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन तो कंटिन्यूस है, तो मतलब फंक्शन कुछ ना कुछ कंटिन्यूस है, तो ऐसे या तो सीधा चला जाएगा या तो फिर ऐसे तैर के चला जाएगा, जो भी हो मेरे को कोई मतलब नहीं उससे। मैं कुछ भी ग्राफ बना देता हूँ कि हाँ फंक्शन कुछ ऐसा है, समथिंग लाइक दिस, फंक्शन इज लाइक दिस। अब कहने की बात कहती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ना एक कॉमन सेंस का पार्ट है। अच्छा, ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, मतलब ये वाला एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दो नंबर्स होंगे वाई एक्सिस पर। अच्छा, इन दोनों नंबर्स के बीचों बीच कोई भी वैल्यू ले लेते, कोई भी वैल्यू ले लेते सी, है ना, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं सी। अब आईवीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई भी आउटपुट, कोई भी आउटपुट अगर आना है तो उसके लिए इनपुट जो रहेगा ना वो डेफिनेटली ए और बी के बीच में ही आना है, ए और बी के अंदर आना है। मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच का अगर आपको आउटपुट चाहिए तो उसके लिए जो उसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट मिलेगा आपको, वो 100% ए और बी के बीचों बीच मिलेगा, सेंटर पे नहीं, मतलब कहीं पे भी बीच में, ए और बी के बाहर में आपको वो इनपुट नहीं मिलेगा। टू गेट दिस एज आउटपुट you will definitely get one input which is inside the interval a and b, इसके बाहर का नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कि सर क्या बकवास है, ये तो कॉमन सेंस है, ये तो हमको ही पता है, तो पता है तो लिख लो भाई, वही है, बस बहुत कॉमन सेंस वाला है थ्योरम है ना। तो इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो इट विल मेक सम सेंस। मतलब क्या हो गया, मैं सुनो अंग्रेजी में बोल देता हूँ पहले, फिर बोल दूंगा तो आपको चमक जाएगा। फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू द इंटरवल एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी, है ना, सॉरी, कुछ कह रहे हो क्या दोस्त। हाँ, फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू द इंटरवल एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, there exists at least one x naught, there exists at least one x naught, there exists at least one x naught in the interval a and b। ठीक है, ये पेन क्यों नहीं आ रही वापस से, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा था आपको यार, भूल गया मैं, बता देता हूँ मैं फिर से, है ना। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको कोई सी आउटपुट चाहिए तो उसके लिए इनपुट भी इसी इसी इंटरवल के अंदर मिलेगा, बस इस इलाके के बाहर आपको वो इनपुट नहीं मिलेगा। अगर आपको इस इलाके में आउटपुट चाहिए तो उसका इनपुट जरूर इसी इलाके में छुपा हुआ होगा, बस यही आईवीटी है। इसको मैं अंग्रेजी में लिख दूंगा तो डिफिकल्ट लगने लग जाएगा, है ना। देखो अभी अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, मैं आपको बोल के बताऊंगा पहले फिर लिखूंगा। तो पहले मैं बोलूंगा, सुनना ध्यान से, क्या बोलूंगा,
फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू द इंटरवल एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई भी सी है अगर, बताता हूं मैं विवेक, है ना। फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स नॉट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स नॉट सच दैट एक्स नॉट ए और बी के बीचों बीच होगा, सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू द इंटरवल ए से लेके बी। लिखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लिखिए इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, ये तो बहुत जरूरी है, एफ ऑफ एक्स का कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल ए टू बी, अगर ए से बी में एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, एंड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये भी जरूरी है भाई, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं होना चाहिए, तो मतलब एफ ऑफ बी या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, ठीक है। देन फॉर सम वैल्यू, अच्छा ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ध्यान से देख लेना है ना, बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरा थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा। फॉर सम वैल्यू ऑफ सी, सी कहाँ होना चाहिए, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में होना चाहिए, वाई एक्सिस में। एफ ऑफ ए कुछ भी हो सकता है, मान लो ये 5, ये 2 हो गया और ये 7 हो गया, तो 2 और 7 के बीच का आउटपुट आपको डेफिनेटली ए और बी के बीच में मिलेगा, है ना। मतलब आपको अगर आउटपुट 5 चाहिए, मान लो ये 7 ये 2 है, आउटपुट 5 चाहिए, तो उसका इनपुट डेफिनेटली ए और बी के बीच में छुपा हुआ होगा, ठीक है। ओके, तो फॉर सम वैल्यू ऑफ सी बिलोंगिंग टू द इंटरवल, इंटरवल क्या था, एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी, देयर इज एटलीस्ट there is at least one x naught belonging to the interval a to b for which f of x naught is equal to c। आप पढ़ के देखो एक बार, आप पढ़ के देखोगे, आपको आई एम वेरी पॉजिटिव आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको मैं डायरेक्टली ये थ्योरम बता देता और बोलता है कि अब ग्राफ से समझाता हूँ, तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है। एफ ऑफ एक्स का कंटिन्यूस होना जरूरी है, बस अपन समझ गए कि अगर आपको ये वाला आउटपुट चाहिए जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में, तो उसके लिए इनपुट डेफिनेटली ए और बी के बीच में होगा, इनपुट ए और बी के बीच में होगा, ठीक है। समझ गए अपन, ठीक है। तो क्या चेक करना जरूरी है इसमें, ये चेक करना जरूरी है कि एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं होना चाहिए, और एक्स जो होगा इनपुट ए और बी के बीच में होना चाहिए। इसी का एक सिंपल वर्जन जो है वो अपन देखेंगे, जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लोकेशन ऑफ रूट्स में पढ़ाया होगा। तो इसका एक सिंपलर वर्जन है। अब इसका एक सिंपलर वर्जन क्या है पता है, बताऊं मैं आपको कसम से। चलो आप फोर्स कर रहे हो इतना, इस कारण मैं बता रहा हूँ, वरना मैं नहीं बताता, है ना। सुनिए, बता रहा हूँ भाई, पीछे ही पड़ गए, बता रहा हूँ। देखो देखो क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेवल किया होगा, अगर किसी फंक्शन ने नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू तक ट्रेवल किया होगा बिना टूटे, बिना ब्रेक किए, कंटिन्यूस होना जरूरी है, तो डेफिनेटली उसने बीच में कहीं ना कहीं जीरो हिट किया होगा, डेफिनेटली उसका वैल्यू बीच में कहीं ना कहीं जीरो हुआ होगा। इसी का एक सस्ता वर्जन है, एक सस्ता वर्जन है कि यार अगर ये फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव तक ट्रैवल कर रहा है, तो डेफिनेटली बीच में कहीं ना कहीं इसका वैल्यू जीरो हुआ होगा, और वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या होता है, इसका रूट हो रहा होगा इस बीच में। तो हम क्या बोलते हैं कि ये वाला इनपुट जो है
इसको अगर मैं ए बोल देता हूं और ये वाले इनपुट को अगर मैं बी बोल देता हूं, हाँ ये बताने के बाद ऊपर का ग्राफ में दिखा दूंगा। जस्ट 1 मिनट है ना, इसको मैं बता ही देता हूँ क्योंकि फिर रिदम ब्रेक हो जाएगा। तो अब आप मेरी बात सुनिएगा, इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा लोकेशन ऑफ रूट के हिसाब से? हाउ डू आई राइट दिस सिचुएशन मैथमेटिकली? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इसमें से कोई एक नेगेटिव है, कोई एक पॉजिटिव है। उल्टा भी हो सकता था ना, हो सकता था फंक्शन आपका पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल कर रहा हो, तो भी तो भी क्या होता, बीच में कहीं ना कहीं जीरो हिट हो जाता, तो बीच में कहीं ना कहीं रूट आ जाता। इसको अपन मैथमेटिकली ना ऐसे लिखेंगे कि इफ फंक्शनल वैल्यू एट ए एंड फंक्शनल वैल्यू एट बी का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली सही लिख रहे हो आप लोग कमेंट पे सब कोई। अगर इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा मतलब एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव रहा होगा। अब हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, या तो ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, आई डोंट केयर, लेकिन इसमें से एक जरूर पॉजिटिव होगा एक जरूर नेगेटिव होगा। ये वाला वैल्यू क्या होगा? दिस इज एफ ऑफ ए एंड ये पॉजिटिव वाला, अभी इस फिगर के हिसाब से तो खैर हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, बट उल्टा फिगर होता है अगर, तो भी आप लोग क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मैथमेटिकल सिचुएशन है। अगर अपन कोई भी दो इनपुट पे आगरा और बॉम्बे पर जो वैल्यू है उनका प्रोडक्ट अगर नेगेटिव प्रूफ कर देते हैं, है ना, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी अगर हम नेगेटिव प्रूफ कर देते हैं, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में डेफिनेटली कम से कम एक रूट तो आ ही रहा होगा। हमने आईवीटी की मदद से एक और सस्ता वाला वर्जन इसका ढूंढ के निकाल दिया। ठीक है, तो क्या सीखा अपन ने कि दो इनपुट्स पर अगर फंक्शनल वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है और फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस तो है ही, तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, ए और बी के बीचों बीच एक रूट आ रहा होगा उस फंक्शन का, एक बार वो एक्स एक्सेस को हिट कर रहा होगा। ये वाला ग्राफ देख लो आप, और ये वाला भी बना लो। ठीक है, पहले ये बना लो फिर वो वाला बना लेना। नाउ दिस इज वैलिड फॉर एनी ग्राफ। लेट अस डू सम क्वेश्चंस। कर लिया? ये भी लिख लो। हाँ इसको भी लिख लो। टाइम टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, लिखिए। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। सर वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया नीचे वाला, कौन सा? हाँ इफ एफ ऑफ एक्स इज, हाँ इफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी नेगेटिव है, देन देयर एग्जिस्ट देयर, यार रुको मेरे को थोड़ा सोचने तो दो। देन एफ ऑफ एक्स डेफिनेटली हैज अ रूट in the interval x belonging to a to b। ठीक है, इन द इंटरवल x बिलोंगिंग टू a टू b। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट। अब ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन जो है वो सिखाने के लिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव वर्जन इसका अपने अपने आप आपको मिल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा।
तो प्रूव दैट फंक्शन है a इंटू अंडर रूट ऑफ 2x-1, सॉरी नॉट 2x-1, जस्ट x-1 प्लस b इंटू अंडर रूट ऑफ फंक्शन 2x-1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x² माइनस 3x प्लस 1। अच्छा, एक लाइन और ऊपर छोड़ देना, एक लाइन और ऊपर छोड़ दो, एक नोट छोटा सा लिखवाना है, ठीक है। जनरली मैं इस क्वेश्चन के पहले ही लिखवाता हूँ, मेरे को अभी याद आया। लिखिएगा, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ना, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पाई क्वाड्रेटिक एंड ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाट एनीथिंग, सारे कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। इट्स अ डायरेक्ट रिजल्ट जो आप खुद से सोच भी सकते हो। सबका ग्राफ आपके दिमाग में, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, सबके ग्राफ कंटिन्यूस होते हैं। तो ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर क्वाड्रेटिक, sorry, all polynomial functions are continuous. All polynomial functions are continuous. ठीक है, सिंपल सी बात है। अब लिखेंगे अपन, प्रूव दैट दिस फंक्शन वेयर a plus 2b is equal to 3, comma a and b, where a and b are real numbers. आपकी अटेंडेंस होने वाली है ना, पहले बता दे रहा हूँ, फुल नेम लिख के रख देना, अभी नहीं होगी लेकिन होने वाली। a real number, b is not equal to 0, always has a root in 1 to 5 for all b belonging to the set of real numbers. क्या बकवास है सर ये, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। आप क्या प्रूफ करना है आपको कि ये वाला जो फंक्शन है बड़ा राक्षस जैसा, इसका 1 और 5 के बीच में रूट होना चाहिए। अभी अभी आपको मैंने सिखाया कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में अगर आपको रूट प्रूव करना है, कोई भी दो नंबर्स के बीच में अगर आपको रूट प्रूव करना है, तो आप क्या करो, उन दोनों नंबर पर फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव प्रूव कर दो, तो आपको ये निश्चित तौर पर पता चल जाएगा कि ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट तो आ रहा है, ठीक है। नाउ दिस फंक्शन prove that this function where a plus 2b is equal to 3, a and b are real numbers, always have a root in 1 to 5. ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात देखते हैं अपन, यहाँ पे क्या लिखा है, ये लीनियर फंक्शन का अंडर रूट है, ये भी लीनियर फंक्शन का अंडर रूट है, और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का अंडर रूट है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है दैट इज a टाइम्स अंडर रूट ऑफ x-1 प्लस b टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2x-1 प्लस, सॉरी, माइनस अंडर रूट ऑफ 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये लिखा हुआ है ना फंक्शन। अच्छा, अपने को सिर्फ 1 से 5 के बीच में देखना है, तो ये वाला फंक्शन 1 से 5 के बीच में ना कंटिन्यूस होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहली बात तो ये अंदर पॉलिनोमियल है और उसका अंडर रूट है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका अंडर रूट कंटिन्यूस होगा, बट आप ऐसे देख लीजिए कि 1 और 5 के बीच में, 1 से 5 के बीच में ऐसा कोई भी एक्स नहीं होगा जिस पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर ना आए। आप पुट करके देख लो ना, यहाँ पर आप 5 पुट करके देख लो, 4 पुट करके देख लो, 3 पुट करके देख लो, या कोई भी नंबर पुट करके देख लो, ये हर बार LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू को बराबर देगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूस होता ही है, लेकिन अभी अपने को क्या समझ में आ रहा है, उसका अंडर रूट भी कंटिन्यूस होता है, इसको आप याद रख सकते हो। हाँ, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा डोमेन का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि अंडर रूट जो है वो किसी पॉइंट पे नेगेटिव ही हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना, उस चीज़ का आप डोमेन का ध्यान रखेंगे। 1 से 5 तक डोमेन का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब पॉजिटिव ही रहेगा अंडर रूट में। तो आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द डोमेन।
तो डोमेन से कंफर्टेबल हूँ तो मैं पॉलिनोमियल का अंडर रूट कंटिन्यूस होता है, ये भी पॉलिनोमियल का अंडर रूट है तो ये भी कंटिन्यूस होगा, सेम लॉजिक। और ये भी क्वाड्रेटिक का अंडर रूट है तो ये भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो 3 कंटिन्यूस फंक्शन अभी अभी अपन ने सीखा था, किसी भी पॉइंट पे ले लो, कोई भी जनरल पॉइंट एक्स पर, एफ एक्स कंटिन्यूस है, जी एक्स कंटिन्यूस है, एच एक्स कंटिन्यूस है, तो तीनों का सम भी कंटिन्यूस होगा, कोई डाउट ही नहीं इस बात में। तो ओवरऑल फंक्शन भी क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा। ओवरऑल फंक्शन क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा। तो इतना तो तय हो गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अगर अपन ने बस अब ये प्रूफ कर दिया, नाउ इफ वी प्रूव दैट, इफ वी प्रूव दैट एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 5, मतलब अपने को क्या प्रूव करना है, 1 और 5 के बीच में एक रूट आ रहा है, 1 और 5 के बीच में रूट आ रहा है, तो हम बस ये प्रूव कर दे कि 1 और 5 पर जो वैल्यू आ रही है उन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ग्राफ डेफिनेटली नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रैवल कर रहा है, तो एक रूट आ रहा है। ठीक है, अगर हमने ये प्रूव कर दिया, देन f of x will surely have, f of x will surely have a root in x belonging to 1 to 5। चलेगा, बस अब करते हैं अपन, है ना। क्या आप मेरे को f of 1 का वैल्यू बता सकते हो, एनीवन? देखिए यहाँ पे देखो ना, देखते ही नहीं, 1 माइनस 1 0, ये तो गायब हो गया। यहाँ पे देखेंगे 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, 1 इंटू बी कितना आ जाएगा b, b माइनस 1 आ रहा है, उसका क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं ना। ये b आ जाएगा और यहाँ पे 1 डालो तो 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 0, ओ माय गॉड ये तो 0 हो गया। तो अपने पास f ऑफ 1 आ गया b के बराबर। एफ ऑफ 5 देखते हैं क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 5 देखते हैं यहाँ पे, 5 माइनस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, 2a, पहला टर्म आ जाएगा 2a। ओ नहीं, आप हमेशा यही लिखते हो, पहले कुछ आंसर लिख दो फिर बोलोगे ओ नहीं नहीं नहीं। देखो इधर फिर 5 यहाँ पे डालेंगे तो 5 टू जेड 10, 10 माइनस 1 9, 9 का अंडर रूट 3, 3b, आराम से ना, कोई जल्दी नहीं है किसी चीज़ की। यहाँ पर माइनस साइन लगा दो, डालिए 5, 25 इंटू 2 50, यहाँ पे 5 डालिए 15, 15 माइनस सॉरी 50 माइनस 15 हो गया 35, 35 और एक 36, 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 6। चलिए, तो अपने पास एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 5, ये आ गया है कितना, b इंटू 2a प्लस 3b माइनस 6। ठीक है, 2a प्लस 3b माइनस 6। अब हम इसका क्या करेंगे, एफ ऑफ 5 अपने पास क्या आ रहा है, एक सेकंड, कोई कुछ कह रहा है मुझे, सर ए और बी पॉजिटिव है, ऐसा नहीं ना बोला, a प्लस 2b 3, अरे यार वही मैं भी थोड़ा सा घबरा गया था। देखो यार तुम लोग भी देखते नहीं हो, ये a प्लस 2b जो है वो 3 गिवन है, तो लेट अस यूटिलाइज दैट। इसमें से हम क्या करते हैं ना कि a प्लस 2b का वैल्यू 3 के बराबर गिवन है ना, तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे से एक a चुरा लो, यहाँ से 3b है ना, इसमें से एक 2b चुरा लो। एक a चुराया था, एक a अभी भी बचा है, यहाँ से 2b चुराया था, तो एक b अभी भी बचा है। सर 2a प्लस 6b क्रिएट कर सकते हैं, वहां से बस एक ही टर्म बचेगा फिर। कैसे क्रिएट करेंगे 2a प्लस 6b, बताइए मुझे। 2a प्लस 6b माइनस 3b। 2a प्लस 6b माइनस 3b कर दूं, मतलब हाँ उससे समझा फिर समझा, मैं समझा समझा, सही कह रहे हो, तो बहुत अच्छा तरीका बताया आपने, चलो आपकी बात मान लेता हूँ मैं। 2a प्लस 3b पे अपन ने एक और 3b ऐड करा, 6b, और एक और 3b सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अपन ने प्लस 3b और माइनस 3b करा, ताकि वो 2a प्लस 3b बन जाए। ठीक है, a प्लस 2b बन जाए, सॉरी यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे अगर अपन, तो अंदर ही अंदर 2 कॉमन लिया है ना, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 3b। यार ये तो गड़बड़ हो गया ना, मेरे को a प्लस 2b चाहिए था, आई वॉन्टेड ए प्लस 2b। आप जो बोल रहे हैं मैं वही चीज़ कर लेता हूँ, बट थोड़ा अलग तरीके से। ठीक है, वट आई विल डू, a प्लस 2b चाहिए तो यहाँ पे प्लस b और माइनस b कर देते हैं, चलेगा? समझ में आ रहा है ना अद्वैत, क्या गड़बड़ हो रही है? हाँ सर, वो मैंने एक्चुअली a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ हाँ कोई बात नहीं, मैं भी वही चीज़ समझ गया था, जल्दबाजी में हो जाता है। यहाँ पे आप 2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा a प्लस 2b,
माइनस बी माइनस सी, ठीक है। ओके, अच्छा a प्लस टू बी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 के बराबर है, सो दिस इज नथिंग बट 6, सॉरी ये 3 के बराबर गिवन है ना, तो 2 × 3 6 आ जाएगा। मेरे दिमाग में हमेशा एक स्टेप आगे ही चलता है, तो इसलिए मैंने 6 बोल दिया था। 2 × 3 6, माइनस बी माइनस 6, और बाहर क्या है, बी है। बहुत ही बढ़िया, ये 6 और 6 कट जाएगा, माइनस बी इंटू प्लस बी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ये तो आपकी दादी माँ भी बता सकती है कि बी स्क्वायर का नेगेटिव एक नेगेटिव नंबर है ना। तो f(1) इंटू f(5), स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज पॉजिटिव लेकिन एक नेगेटिव मल्टीप्लाइड है, तो आप क्या बोल सकते हो कि f(1) इंटू f(5) डेफिनेटली नेगेटिव है। और अगर नेगेटिव है तो 1 और 5 के बीच में डेफिनेटली एक रूट तो छुपा हुआ है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, ऐसा आप चाहो तो लिख लो, देयरफॉर बाय आईवीटी थ्योरम एफ ऑफ एक्स डेफिनेटली हैज वन रूट इन एक्स बिलोंगिंग टू 1 to 5, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको, ये आप खुद से करना है ना, क्योंकि मेरे को एक छोटा सा टॉपिक डिरिचलेट फंक्शन पढ़ाना है। अजीब सा टॉपिक है लेकिन उससे एक दो बार आईआईटी में क्वेश्चन आ रखे हैं। ये सेम लॉजिक पे एक और क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन। ये अपन कल क्लास में डिस्कस करेंगे, और मैं इसको वीडियो पे अटैच कर दूंगा अगर सॉल्यूशन के लिए चाहिए तो। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड onto on 0 to 1 with range 0 to 1, show that there is some c, there is some c belonging to the interval 0 to 1 such that f of c is equal to 1 minus c, ठीक है। थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन का एक हल्का सा डिफिकल्ट वर्जन, इनफैक्ट करना आपको वही चीज है, बट देखिए कैसे करेंगे। मतलब आप लोग खुद ही एक बार देखिए ना, आपको ये प्रूव करना है कि जी ऑफ एक्स जो है उसका 0 से 1 के बीच में कोई ना कोई रूट है, शो दैट देयर इज समथिंग, ठीक है। ट्राई टू फिगर इट आउट। हम एक और छोटा सा टॉपिक देखते हैं, जिस दैट इज सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइदर एक्स और 0। ये x होगा व्हेन x इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, या x बिलोंग टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर, और ये 0 होगा व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। लिखो तो सही, ऊपर वाला फंक्शन आप घर पे टेंशन लेना, अभी उसको छोड़ दो, ठीक है। घर पे मतलब क्लास के बाद, घर पे तो वैसे ही बैठे हो। ओके, आपको जो सामने फंक्शन दिख रहा है वो समझ में आ रहा है। अगर x रैशनल है तो वो x है,
तो इसके बारे में आपको क्या करना है, यू हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स। लिखिए डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, ओके। तो सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी मतलब ये इस टाइप के फंक्शन है ना जो किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होते हैं। समझते हैं इनको अपन ध्यान से। इसका ग्राफ बना सकते हो क्या आप लोग? क्या आप लोग ग्राफ बना सकते हो इसका? जस्ट थिंक अ बिट। देखो यार, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ अपने को आता है, y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ भी हमें आता है ना। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है स्क्रीन पे, छोड़ दो लिखना, लिखना छोड़ दो। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इनपुट रैशनल है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, वही का वही। वॉट एवर द इनपुट इज दैट विल बी द आउटपुट इटसेल्फ। लेकिन अगर इनपुट इररेशनल है तो आउटपुट 0 आ जाएगा। ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन में कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी के बारे में अपन क्या सोचते हैं, किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो मान लो एक फंक्शन लिया, एक पॉइंट लिया मैंने 0। 0 रैशनल होता है कि इररेशनल होता है? 0 इज रैशनल, है ना। सिंपल सी बात है, 0 को अपन 0.0 लिख सकते हैं ना, डेसिमल के बाद खत्म हो गया। डेसिमल के बाद खत्म नहीं होने वाले नंबर जो होते हैं, और खत्म नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, एनआरएनटी, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नालायक नंबर बोलता हूं जिनको मैं प्यार से, वो इररेशनल नंबर होते। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 0 के जस्ट बाद और 0 के जस्ट पहले क्या चल रहा होगा? देखते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट 0 पे बात करूं तो इट इज रैशनल, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट, तो 0 पर आंसर 0 आएगा, दिस इज द रेड डॉट। 0 के जस्ट बाद कोई भी बच्चा इस क्लास में मुझे दावे के साथ बता सकता है कि रैशनल नंबर आएगा या इररेशनल नंबर आएगा? 0 के जस्ट बाद रैशनल नंबर आएगा या इररेशनल नंबर आएगा? एनीवन, एनीवन सोचो। रैशनल आएगा, कैसे कह सकते हो आप? irrational इररेशनल आएगा, ओके। एक्चुअली हम कह नहीं सकते, 0 के जस्ट बाद हम कह नहीं सकते कि रैशनल आएगा या इररेशनल आएगा। मान लो, अब अपने को सोचना पड़ेगा, अरे ये तो कोई आपका, आप में से कोई बच्चा वो बोल सकता है कि 0 के बाद 0.000000000000001 आता है ना। तो कोई बच्चा मेरे को ये भी तो बोल सकता है कि सर एक काम करो ना, ये जो आपने नंबर बताया है, इसी नंबर पे ये 1 की जगह एक और 0 लगा दो, और यहाँ पे लिख दो 17532 ब्ला 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 ब्ला। अब ये ब्ला 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 का मतलब समझ रहे हो? उट पटांग तरीके से ये फंक्शन, ये नंबर जो है आगे चल रहा है, इट इज नॉट रिपीटिंग। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ 1 1 1 1 1 1 1 लिखता तो ये तो रिपीट करता है, रिपीट करने वाला प्यारा नंबर होता है, वो रैशनल होता है। तो आप है ना, ये डिबेटिंग है। एच को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोल सकते, एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते हो कि वो टर्मिनेट हो रहा है। अरे बात टर्मिनेटिंग की नहीं होती है अमर, बात टर्मिनेटिंग की नहीं होती है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी रैशनल होते हैं, जैसे कि 0.0011111111 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, रैशनल है या इरैशनल है? दिस इज रैशनल। भाई नॉन टर्मिनेटिंग होना थोड़ी क्राइटेरिया होता है। नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद नॉन रिपीटिंग, ये तो रिपीट कर गया ना, 1 1 1 1 1 रिपीट कर गया तो सुंदर है, रिपीट नहीं करा तो बदसूरत है। और बदसूरत नंबर मतलब रैशनल नंबर, यही सीखा था ना अपन ने बचपन में। तो अगर आप मेरे को कोई ऐसा नंबर देते हो कि यहीं तक, सिर्फ यहां तक एक नंबर देते हो, तो इससे छोटा नंबर डेफिनेटली एक डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे? बीच में जबरदस्ती एक 0 घुसा दूंगा, लो भाई इससे छोटा नंबर आ गया, और वो 0 घुसा देने के बाद एक बस इतना लिख दूंगा मैं, 0 1 खत्म। मैंने इसको यहीं पे टर्मिनेट कर दिया, लेकिन ये ऊपर वाले नंबर से तो छोटा है। तो मतलब आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हो? 0 के जस्ट बाद एक रैशनल नंबर आएगा या इररेशनल नंबर आएगा, ये बात स्वयं हनुमान जी भी आके हमको नहीं बता सकते। ठीक है, ये मिस्ट्री है भाई। 0 के जस्ट बाद एक रैशनल आएगा या इररेशनल आएगा हमको नहीं पता है। केस ले लेते हैं, मान लो रैशनल आता है, मान लो रैशनल आता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? वॉट एवर दैट नंबर इज। मान लो अपन ने एच डाला और एच रैशनल है,
तो आपका आउटपुट भी क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। और जीरो के जस्ट पहले भी अगर रैशनल आता है, रैशनल, तो क्या आएगा, मतलब माइनस एच। माइनस एच अगर रैशनल है तो वही का वही आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये भी रैशनल। तो आपको दिख रहा है, ये तो मैंने फिर भी बड़ा ऊपर नीचे बना दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जीरो पर जो राइट हैंड लिमिट है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, दोनों की दोनों लगभग जीरो ही है, चाहे वो रैशनल हो। अब अगर इरैशनल होगा तो भी देखते हैं अपन। अगर वो इरैशनल होता, जीरो के अगल बगल अगर नंबर जो है वो इरैशनल होता, इतना समझ में आया आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अगर जीरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रैशनल होता, तो भी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। ठीक है, तो फंक्शन जो है उसको जीरो पर अपन कंटिन्यूस ही कंसिडर करेंगे अप टू दिस पॉइंट। अच्छा, अब अगर मान लो जीरो के जस्ट बाद इरैशनल नंबर होता है, जीरो के जस्ट बाद इरैशनल नंबर होता है ना, तो ये वाली ब्रांच पे अपन आ जाएंगे। मान लो अपन ने एच डाला और एच इरैशनल है, तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा। जीरो मतलब एकदम एक्स एक्सिस वाली लाइन पे एकदम पटक के आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? है ना, और यहाँ पर भी एक्स एक्स एक्सिस वाली लाइन पे पट्ट से आ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अब इरैशनल है अगर, तो ऐसा आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है दोनों ही केस में, जीरो के जस्ट बाद अगर आप दोनों रैशनल नंबर मानते हो या दोनों इरैशनल नंबर मानते हो, तो दोनों ही केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, जीरो पर इक्वल आ रही है, और फंक्शनल वैल्यू भी जीरो पर जीरो के बराबर ही आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये जीरो पर तो डेफिनेटली कंटिन्यूस है, जीरो पर तो डेफिनेटली कंटिन्यूस है। ठीक है, जीरो पर तो डेफिनेटली कंटिन्यूस है। जीरो के बाद देखते हैं, अभी भी आप लिख तो नहीं रहे हो ना, क्योंकि लिखने का कुछ है ही नहीं, समझने का है। अच्छा, ओके, ठीक है, मान लो अब जीरो के बाद एक रैशनल नंबर आ गया। रैशनल नंबर आ गया मतलब, तो ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पर वो पॉइंट कहलाएगा, और अगर इरैशनल आया तो वो y इक्वल टू जीरो वाली लाइन पर आ जाएगा। अरे यार, यही तो लिखा है, अगर रैशनल नंबर आया तो वो इस लाइन पर पॉइंट कहलाया जाएगा, उस इस लाइन पर पॉइंट को अपन ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं, मान लो अगला नंबर जो है वो रैशनल है, रैशनल है तो y इक्वल टू एक्स पे, फिर अगला पॉइंट इरैशनल है तो नीचे, फिर अगला पॉइंट रैशनल है ऊपर, फिर अगला पॉइंट इरैशनल है नीचे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट रैशनल है तो ऊपर, फिर अगला इरैशनल है तो नीचे, मतलब जो भी रैशनल हो या इरैशनल हो उसके हिसाब से अगर अपन देखते हैं, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसा ऐसा करके आपका ग्राफ ऐसा डॉटेड सा बनेगा। दिख रहा है आपको? ऑलमोस्ट डॉटेड सा बनेगा। तो ऐसा करके आपका ग्राफ जो है वो डॉट 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 डॉट, बहुत सारे डॉट्स है जिनके बीच में गैप है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना अपन, डबल ट्रिपल माइक्रोस्कोप से, तो दिखेगा, क्योंकि हर रैशनल के बाद एक इरैशनल अगर अपन मानते हैं या फिर बोलते भी है। ठीक है, तो भी आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन जरूर पूछा गया है आईआईटी में। तो कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई देगा। अब देखो, आप मेरे को, आपसे मैं अगर पूछ लेता हूँ कि ये कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, ये सब पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। बट कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, उस पर एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं आएगा एक्सेप्ट जीरो। जीरो के अलावा कोई भी पॉइंट पे एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं आएगा। सो ये वाला फंक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ जीरो पे कंटिन्यूस है। ठीक है, दिस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, आप मेरे को अगर अदरवाइज प्रूफ कर सकते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल अपना आर्ग्यूमेंट लाइए। किसी किसी को लग रहा होगा कि सर मैं तो थोड़ा सा आगे प्रूफ कर दूंगा कि एलएचएल आरएचएल बराबर, नहीं कर पाओगे, ट्राई करके देखो। दिस फंक्शन will be discontinuous at all points except जीरो। क्यों? क्योंकि लिमिट अगर अपन निकालेंगे फंक्शन का एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, है ना, ये एल एच एल, ये आर एच एल और फंक्शनल वैल्यू एट जीरो, तो जीरो ही है। एल एच एल भी ऑलमोस्ट जीरो है और आर एच एल भी ऑलमोस्ट जीरो, तो ये कंटिन्यूस हो गया। तो ऐसे फंक्शंस जो होते हैं ना, वो सिर्फ सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूस होते हैं, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। ये फंक्शन हर जगह डिसकंटिन्यूस है, बस एक बार ही कंटिन्यूस है जीरो पर, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यही होती है भाई, एलएचएल आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, ओके।
एक और फंक्शन देखते हैं अपन, सिंपल है, काफी सिंपल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या माइनस एक्स। अगर इनपुट रैशनल है तो आउटपुट वही का वही, और अगर इनपुट इरैशनल है तो आउटपुट उसका नेगेटिव इनपुट का। अब बताइए मुझे ये वाला फंक्शन, इसका ग्राफ पहले बनाते हैं अपन और फिर चेक करते हैं कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। 60 सेकेंड्स में अपन इसको आराम से डिकोड कर लेंगे। देखिए, मान लो मैंने जीरो डाला, जीरो रैशनल होता है या इरैशनल? बिल्कुल रैशनल होता है। तो जीरो पर डॉट आएगा, जीरो पर, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स लाइन। अच्छा, जीरो के जस्ट बाद मान लो कि इरैशनल नंबर है ना, जीरो के जस्ट बाद इरैशनल नंबर है, तो इरैशनल नंबर है अगर, तो वो वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ये होती है और वाई इक्वल टू एक्स लाइन ये होती है, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स पर आ जाएगा अगर इरैशनल हुआ तो। ठीक है, और जीरो के जस्ट पहले अगर इरैशनल हुआ, जस्ट पहले अगर इरैशनल हुआ, यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा। अपने को थोड़ी पता जीरो के जस्ट पहले रैशनल नंबर आता है या इरैशनल आता है। हम तो मान रहे हैं कि अगर इरैशनल आता है तो ये डॉट दिख रहा है आपको, थोड़ा सा नीचे आएगा, मैं जूम करके बता देता हूँ, ये डॉट थोड़ा सा नीचे आ रहा है। और जीरो के पहले भी अगर इरैशनल नंबर मानेंगे तो जीरो के जस्ट पहले वाला पॉइंट आपको ये वाला आंसर देगा, इरैशनल नंबर। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन पर ये पॉइंट्स रखे हुए, तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यस। कंटिन्यूअस है फंक्शन, यस कंटिन्यूअस है, क्योंकि LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू दे आर इक्वल। ओके, तो जीरो पर कंटिन्यूअस है अगर जीरो के पहले इरैशनल और बाद में इरैशनल। लेकिन अगर जीरो के बाद में दोनों नंबर, जीरो के बाद में अगर रैशनल आता है तो आप y इक्वल टू एक्स पर पाए जाओगे, है ना। और जीरो के पहले भी अगर रैशनल नंबर आता है तो आप y इक्वल टू माइनस सॉरी y इक्वल टू एक्स पर फिर से पाए जाओगे यहाँ पर। ठीक है, फिर से फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस है। अपार्ट फ्रॉम जीरो, अपार्ट फ्रॉम जीरो सारे पॉइंट पे ग्राफ डिसकंटिन्यूस आएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लो अगला पॉइंट रैशनल है तो अपन ऊपर चले गए, और उसका अगला पॉइंट इरैशनल है तो नीचे आ गए, उसका अगला पॉइंट रैशनल है तो ऊपर चले गए, उसका अगला पॉइंट अगर इरैशनल है तो नीचे आ गए। तो ऐसे ऊपर नीचे पॉइंट्स बनते जाएंगे। थोड़ा सा फील करना है इसमें ना, इसमें कोई सटीक ग्राफ नहीं बनता है, कोई सटीक जवाब नहीं होता है, बस आपको फील करना है कि ग्राफ काफी डिस्क्रीट बन रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऊपर y इक्वल टू माइनस एक्स पर आएंगे, बहुत सारे पॉइंट नीचे y इक्वल टू सॉरी वो y इक्वल टू एक्स है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। अच्छा, सेम चीज नेगेटिव फंक्शंस के लिए भी चलती रहेगी, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए भी सेम चीज चलती रहेगी। ठीक है, इज दैट ओके? तो ये फंक्शन सिर्फ x इज इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूस है, सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट। तो लिखिए f ऑफ x is discontinuous at all points except x is equal to 0, क्योंकि जीरो पर LHL है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो f ऑफ x, LHL भी जीरो है, RHL भी जीरो है, और फंक्शनल वैल्यू जीरो पर तो जीरो है ही, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस एट जीरो। तो ये होती सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अभी आप पूरा मॉड्यूल करने के एलिजिबल है, यू कैन सॉल्व कंप्लीट मॉड्यूल, एक एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, अच्छा, मॉड्यूल में ना एक क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, एक क्वेश्चन आपको जरूर परेशान करेगा। तो वो क्वेश्चन मैं करा ही देता हूँ, क्योंकि मैं 5 मिनट आपको पढ़ा दूंगा तो आपका सिलेबस पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, कल मेरे को कुछ भी पढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग लिमिट एट इंफिनिटी, लिमिट एट इंफिनिटी। ठीक, ये टॉपिक चालू होते ही खत्म हो जाएगा, हम एक ही क्वेश्चन करेंगे बस। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब वही हुआ जो अपन लिमिट चैप्टर में एक बार पढ़ चुके हैं। क्या 1 काफी है ना, सेंसिटिव पॉइंट होता है। समझ में आया? 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है 1, और 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, और 1 माइनस की पावर इन्फिनिटी क्या होता है 0। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। डिस्कस continuity of function f of x। इधर देखिए प्लीज सामने, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। इसको आज ही सीख लेते हैं, कल के दिन हम लोग रिलैक्स कर लेंगे। लिमिट एन टेंडिंग टू, अब देखो फंक्शन के अंदर ऑलरेडी लिमिट है। ये फंक्शन जो है ना, इसमें लिमिट एन पर लगी हुई है, एक्स पर नहीं लगी। फंक्शन एक्स का है बट इसके अंदर ऑलरेडी लिमिट है, बिल्ट इन लिमिट वाला सवाल हो गया है। एक्स की पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस 1। ठीक है, तो अपने को इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। अब आपसे है ना एक चीज इसने छुपा ली, आपसे एक चीज छुपा ली है। क्या? आपको बोला नहीं है कि कौन से पॉइंट पे डिस्कस करना है कंटिन्यूटी। और फंक्शन के अंदर ऑलरेडी एक लिमिट है जो n पर है, लिमिट x पर लिमिट नहीं है। ओके, लिमिट जो है वो n पर है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं इस पे आपको देखिए इन्फिनिटी पर कोई लिमिट जाते हुए नजर आएगी। तो इन्फिनिटी वाला एलिमेंट जो होगा ना उस पर फोकस करेंगे। तो लेट अस फोकस ऑन एक्स की पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस 1। और ये फंक्शन के अंदर ही अंदर लिमिट है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी वाला पार्ट क्या है, ये और ये आ रहा है क्या समझ में? पक्का समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट इन्फिनिटी का, ये तो 1 है, बेचारा मासूम है, इसको भूल जाओ। जो इन्फिनिटी वाला पार्ट होता है ना वो सेंसिटिव टू 1 होगा। मतलब इसके अंदर अगर आप एग्जैक्ट 1 डालते हो तो ये भी आपको एग्जैक्ट 1 देगा आउटपुट। लेकिन इसके अंदर अगर आप 1 से थोड़ा सा भी बड़ा नंबर डाल दोगे ना तो ये पार्ट इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगा। सेम विद डिनोमिनेटर। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर आप इसके अंदर 1 से छोटा नंबर डाल देते हो, मतलब 1 माइनस 0.99999 या फिर 0.5 या 0.2 या -0.2 या -0.999, एनी पिद्दी नंबर, कोई भी अगर आप पिद्दी नंबर डालते हो जो -1 से 1 के बीच में जो नंबर होते हैं उनको पिद्दी नंबर बोलते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1 नहीं होगा, सॉरी। तो अगर इस बीच का अगर आप नंबर डालते हो तो फिर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इतना समझ में आ गया कि दिस इज सेंसिटिव टू 1 एंड नॉट जस्ट 1, दिस इज सेंसिटिव टू -1। है ना, ये -1 से सेंसिटिव होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। आप क्या करेंगे, आप है ना बस मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करना। ये किसके 1 के लिए सेंसिटिव है ना, तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। सबसे इजीएस्ट इंटरवल ये होगा कि x अगर -1 से 1 हो जाए। सोच कर देखो, अगर जो x है वो -1 से 1 हुआ तो ये वाला जो x है ये -1 से 1 मतलब बहुत छोटा नंबर, पिद्दी नंबर 0.99999, और उसकी पावर में क्या है इन्फिनिटी। यहाँ पर भी क्या है, पावर में क्या है इन्फिनिटी। तो उस केस में अगर x -1 से 1 हुआ, उस केस में आपको यहाँ का आंसर क्या मिलेगा, 0, नो 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 नॉट 0। एक्चुअली ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा लेकिन -1 भी तो है, तो 0 -1 अपॉन 0 प्लस 1 मिलेगा, दैट इज -1। अगर x -1 से 1 के बीच में हुआ तो फंक्शन जो होगा ना दैट विल बी सिंपली -1। जो फंक्शन हो जाएगा वो उस केस में -1 हो जाएगा। मतलब आपको फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा ऐसे केसेस में। ठीक है, अब 1 से बढ़ा के भी देख लेते हैं अपन। अच्छा, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हुआ अगर, तो देखो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हुआ उसका भी चेक कर लेते। तो और फिर चेक कर लेंगे 1 से बड़े के लिए। रेडी हो? देखिए अगर आपने इधर एग्जैक्टली 1 रखा तो ऊपर क्या आ रहा है, 1 की पावर में इन्फिनिटी, एग्जैक्ट 1 की पावर में इन्फिनिटी तो 1 होता है। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 1 -1 और नीचे आ जाएगा 1 + 1, दैट इज 0। ओके, तो मतलब एग्जैक्ट 1 पर ये फंक्शन 0 का रूप ले लेगा। और x ग्रेटर देन अगर 1 रखेंगे अपन तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन, देखते हैं। अच्छा, ग्रेटर देन 1 मतलब 1 प्लस, तो 1 प्लस हो गया यहाँ पे, 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी, मतलब ये पार्ट इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है।
तो ऊपर इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी। हाउ शुड आई सॉल्व दिस वन? इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं? लॉ ऑफ लव से, LOL। LOL क्या कहता है, जो इन्फिनिटी वाला पार्ट है ना उससे आप डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे। तो हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 2n से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो x की पावर 2n से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n अपॉन नीचे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n। बिल्कुल फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ऊपर और नीचे ये इन्फिनिटी वाला पोर्शन था, इसी से डिवाइड करके LOL लगा दिया। अब आप फायर कर दो, जस्ट फायर, एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालोगे तो ये वाला पार्ट तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब दिस विल बी टेंडिंग टुवर्ड जीरो, दिस विल बी टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो आंसर विल बी 1। तो अगर अपन ने कोई भी x 1 से बड़ा लिया तो आंसर 1 आएगा, कोई भी x 1 के बराबर लिया तो आंसर 0 आएगा, कोई भी x माइनस 1 से 1 के बीच में लिया तो आंसर -1 आएगा। लेकिन दुनिया में सिर्फ पॉजिटिव नंबर थोड़ी होते, नेगेटिव नंबर भी होते। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें बिल्ट इन लिमिट है, तो आप क्या करना, आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले पिद्दी नंबर डिफाइन कर दो -1 से 1 के बीच में, फिर 1 से बड़ा, है ना, फिर 1 से बड़ा देख लो। अगर आप 1 से इक्वल देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 से इक्वल भी देख लो, मैंने यहाँ पे देख ही लिया है। अच्छा, ऊपर जाते हैं अपन। अब देखिए -1 से छोटा भी तो देखना पड़ेगा आपको। ये तो -1 तक अपन ने बात करी ना, नेगेटिव नंबर में और पीछे जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ डिस्कस कंटिन्यूटी बोला है, ये थोड़ी बोला है कि कौन से x के लिए, तो आपको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। मतलब x -1 से बड़ा तो अपन ने चेक कर लिया है, लेस देन -1 भी देख लेते और इक्वल टू -1 भी देख लेते, एकदम इसी का रेप्लिका। ग्रेटर देन 1 देखा है तो लेस देन -1 देखना पड़ेगा, इक्वल टू 1 देखा है तो इक्वल टू -1 भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट -1 चेक करना आसान है, मैं कर लेता हूँ। अच्छा बताइए, नेगेटिव नंबर है, उसकी पावर में अपन ने इन्फिनिटी रखा है, तो आंसर 1 आएगा या -1 आएगा? एनीवन? आंसर 1 आएगा या -1 आएगा? 1 आएगा, और नीचे भी 1 + 1 आएगा, तो 1 - 1 0 आ जाएगा। और अगर अपन -1 से थोड़ा छोटा नंबर रखते हैं, मतलब -1.000, आपकी कोई क्लास है क्या आज? बस मैं खत्म कर ही रहा हूँ, हो गया अपना 1.00001। ठीक है, इसकी पावर में अगर अपन ने इन्फिनिटी डाल दिया। अच्छा, 1 क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि पावर में इवन नंबर होगा ना, भले ही इन्फिनिटी बट वो इवन है। ओके, तो -1.0000001 और पावर में इवन इन्फिनिटी है, इवन इन्फिनिटी पावर में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस पॉजिटिव आएगा और इन्फिनिटी आएगा, तो अपने को फिर से लॉ ऑफ लव यूज करना पड़ेगा। ऊपर इन्फिनिटी बन रहा है, नीचे इन्फिनिटी बन रहा है, दिस विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो लॉ ऑफ लव क्या कहता है? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n, और नीचे आ जाएगा 1 + 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर में 2n, और नीचे आ जाएगा 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर 2n। ये 0, ये 0, तो आंसर आ जाएगा 1/1, दैट इज 1। अब आप है ना आराम से चेक कर लो कि कहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है और कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, देखो कैसे चेक करेंगे। -1 पर चेक करना है, जहां जहां फंक्शन ब्रेक हो रहा है। कहाँ ब्रेक हो रहा है? -1 पे, 1 पे, है ना, तो अपन सारे पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं ओरली। देखिए -1 के पहले आपका आंसर क्या आ रहा है? 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 पे है 1, -1 पर फंक्शनल वैल्यू जो है वो 0 है, बस खत्म, खेल खत्म। -1 पे डिसकंटिन्यूस, तो अपन लिखेंगे डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। अभी इतना सा टॉपिक में कल पढ़ा था, तो फिर जबरदस्ती एक लेक्चर और लेना पड़ता। 1 पर चेक करेंगे अपन अब, तो 1 पर वैल्यू आ रही है 0, 1 के पहले आ रहा है -1, खत्म, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू ही बराबर नहीं है, तो इसके बाद डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 भी आ रहा है, बस बाकी सब पॉइंट पे कंटिन्यूस रहेगा। 1 और -1 पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है फंक्शन। ये बिल्ट इन लिमिट के क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं आपको, लेकिन आप इसको है ना 1 और -1 के अगल बगल डिफाइन करें, 1 के पहले और 1 के बाद, -1 के पहले और -1 के बाद। ठीक है, तो आपका चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं जो अपना बचा है, सब खत्म हो चुके हैं। आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, डू दैट, यू कैन सॉल्व मॉड्यूल। कल मैं चाहूँगा कि मैं सिंगेज डिस्कस करूँ लिमिट का, सो आई विल बी डिस्कसिंग सिंगेज ऑफ लिमिट्स, बिकॉज आप लोग कह रहे हो कि डाउट्स आ रहे हैं, सो लेट अस फिनिश इट फॉर टुमारो। कंटिन्यूटी का मॉड्यूल स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऊपर वाला तो बहुत पुराना होमवर्क है ना, आपने सॉल्व कर लिया होगा। कंटिन्यूटी आप सॉल्व कर लीजिए, 1 to 30 क्वेश्चन, 1 to 30 डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ना, ये मत सोचना कि एक बार में आ जाएंगे आंसर्स। 2 मिनट होल्ड करेंगे तो मैं अटेंडेंस लूंगा, क्योंकि आजकल के बच्चे साला
15 मिनट अगर एक्सटेंड कर लो तो उसमें भी रो देते। आपको रुकना चाहिए था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रहा था। लेट मी टेक अटेंडेंस। जो लास्ट तक रुके उन्हीं का होगा बस। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप रिवाइजिंग। बाय एवरीवन।